कहीं ऐसा ना हो कि आज वॉर रुक गई और 6 महीने बाद इजराइल फिर आकर के इनके गेट पे खड़ा हो जाए और बोले कि बड़ी आपके फादर आए हैं। ट्रंप ने एक तरीके से अपनी फैमिली के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर दिया कि यूएसए वाले दोगले। ये बात तो पहले भी सबको पता थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ईरान अग्रेशन में शिप्स ठोकना शुरू कर देगा। और अब अच्छी समझ लो, ये अटैक्स और ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे, क्योंकि अब या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है या फिर झूठ बोल रही है यूएसए की इंटेलिजेंस। अगर ट्रंप ने ऐसा नहीं किया तो मिड टर्म तो इसका गया ही है, और उसके अलावा जब इसकी गवर्नमेंट चली जाएगी, जब ये सत्ता में नहीं होगा, तो इसके ना ऐसे पकौड़े सेकेंगे अमेरिकन कि इसको मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा वाला। आपने ये नोट करके रख लो, आने वाले वीकेंड्स में आपको बहुत ही भीषण लड़ाई देखने को मिल सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे थे जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, ट्रंप अब सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिरकार उसने ईरान और इजराइल की वॉर शुरू ही क्यों करवाई। मतलब इस टाइम पे ट्रंप की वो हालत है कि वो अपने सर पकड़ के नोचना शुरू कर चुका है। दोस्तों, यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अटैक कर देता है, और जैसे ही ये दोनों चीजें होती है उसके बाद एक ऐसी चीज हो जाती है जो किसी ने कभी सोची नहीं थी। मतलब इस वॉर को रोकने के लिए दोस्तों ईरान ने 3 कंडीशन रख दी, भैया कि ये हमारी कंडीशन है, जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम वॉर नहीं रोकेंगे। और मतलब दोस्तों, अमेरिका की इतनी बड़ी बेइज्जती कभी हुई नहीं। आखिर दोस्तों ये सब हो क्या रहा है? इस तरीके की ह्यूमिलिएशन अमेरिका को क्यों झेलनी पड़ रही है? आखिरकार अमेरिका ने ऐसा कर क्या दिया जो इतनी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की? दोस्तों, फिर जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले ना मैं आपको ये आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। आपने आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि ईरान ने ना कंडीशन रखी, अगर वॉर रोकनी है तो हमारी 3 कंडीशन है, तीनों की तीनों फुलफिल होंगी। अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं हुई तो भैया वॉर रुकेगी नहीं किसी भी सूरत में, ऐसे ही जारी रहेगी और ऐसे ही ईरान अटैक करता रहेगा और यूएसए अपनी बेइज्जती करवाता रहेगा। दोस्तों, ये कंडीशन मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि ये कंडीशंस हैं क्या। दोस्तों, पहली कंडीशन ईरान की ये है कि इजराइल जो है और जो यूएसए है वो ईरान के राइट्स को रिकॉग्नाइज करे। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि भैया जितना भी नुकसान हुआ है, इसका में माली या जानी जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए रेपरेशंस पे किए जाए ईरान को। अमेरिका और इजराइल पे करेगा जितना भी नुकसान हुआ, और ईरान के अंदर इन्होंने भर भर के तबाही मचाई है। अच्छा दोस्तों, इनकी थर्ड डिमांड ये है कि इनको फ्यूचर में किसी भी एग्रेशन से सिक्योरिटी दी जाए। मतलब कि इनको इस चीज की गारंटी चाहिए कि इनके ऊपर फ्यूचर में कोई अटैक नहीं किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज वॉर रुक गई और 6 महीने बाद इजराइल फिर आकर के इनके गेट पे खड़ा हो जाए और बोले कि बड़ी आपके फादर आए हैं। अच्छा दोस्तों, आप एक बात समझना यहाँ पे कि ये वॉर जो रुकने के लिए कवायद चल रही है उसमें ईरान अपनी इतनी कंडीशंस रख कैसे पा रहा है, ईरान के पास इतनी परफेक्ट पोजीशन आई कैसे? और यहाँ पे दोस्तों क्या ऐसी चीज है जो यूएसए और इजराइल को फोर्स कर रही है इतना झुकने के लिए ईरान के आगे? पहली बात तो यहाँ पे बात समझ लो दोस्तों यहाँ पे ना एक बात समझो कि अमेरिका और इजराइल के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि क्या महज जाकर के इनकी टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया और वहां पे इनकी टॉप लीडरशिप खत्म होगी? महज ये ऑब्जेक्टिव नहीं था इन दोनों देशों का। इन दोनों देशों के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कहीं आगे के थे। इनको पहले तो एक यहाँ पे पूरी की पूरी फ्रेश गवर्नमेंट यहाँ पे इनेबल करनी थी। मतलब जो मुल्ला रिजीम है वो जानी चाहिए और एक ऐसा पॉपिट रिजीम ला करके बिठाया जाए जो अमेरिका को और इजराइल को सपोर्ट करे। मतलब फिर यहाँ पे ईरान को एज अ डी फैक्टो नेशन यूज करते, मतलब ईरान को अपना एज अ प्रॉक्सी यूज करते या कुछ भी बना के रखते, मतलब ईरान एक पपेट होता। इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव के आसपास भी नहीं है इस टाइम पे ये। लेकिन दोस्तों सोने पे सुहागा ये हुआ कि यूएस की इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है और उसमें ये बताया जाता है कि भले ही अल खमैनी मर गया और लेकिन इनकी जो टॉप लीडरशिप है भैया वो अभी तक इंटैक्ट है, उसको कुछ नहीं हुआ और अमेरिका और इजराइल कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सदमा लग गया यूएसए में। ट्रंप को लिटरली ऐसा सदमा लग गया है ये सुनकर के कि वो अपने बाल नोचने लगा है। कह रहा है कि भैया इतना एस्टेसी करवाई, मिड टर्म को अपना खतरे में डाला, जेफरी एप्स्टीन को दबाने के लिए इतना सब कुछ किया और उसके बावजूद भी हाथ में आया तो क्या फुल्लू। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना कि जब तक इनकी टॉप लीडरशिप को ये डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, इनको किसी भी तरीके का मोमेंटम या किसी भी तरीके की विक्ट्री तो मिलने से रही। यहाँ पे अल खमैनी के बाद ना आईआरजीसी की एंट्री, और जैसे ही आईआरजीसी की एंट्री हुई, आईआरजीसी ने लिटरली इस लेवल पे अटैक किया कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर ना एक प्रेशर माउंट होना शुरू हो गया और ये प्रेशर अभी और ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब इन्होंने केवल यही काम नहीं किया है कि मतलब अपनी लीडरशिप को बचा लिया है या फिर नए लीडर अपॉइंट कर दिए, इन्होंने मोराल को तोड़ दिया भैया यूएसए और इजराइल को। और जो ऊपर से दोस्तों ये यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, ये अपने आप में एक अलग कहानी बता रही है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यूएसए किस तरीके से फेल हो रहा है। मतलब उसके सारे प्लान जो सोच के बैठा था ईरान के लिए सारे फेल हो गए। अब दोस्तों ये हो भी क्यों ना, क्योंकि भैया ट्रंप आता है ट्रुथ सोशल पे और कुछ भी लिख करके चला जाता है। लिखने के बाद भाई ग्राउंड पे करते क्या है वो किसी को नहीं पता। यहाँ पे ना इसका मतलब समझना दोस्तों, ट्रंप आता है ट्रुथ सोशल पे या ट्विटर पे कुछ भी लिख करके चला जाता है बकवास, और जो करता है वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अब एक बात समझ लो, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने ये वॉर को ना एज अ टूल यूज किया है केवल और केवल अपनी जेब भरने के लिए, केवल और केवल अपने परिवार की जेब भरने के लिए।
ट्रंप कभी तो ऑयल को ऊपर ले जाता है, कभी गोल्ड को ऊपर ले जाता है, कभी गोल्ड को नीचे ले आता है। तो और दोस्तों इन सब के अंदर फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है ट्रंप के दोस्तों को, ट्रंप की फैमिली को। क्यों भैया? क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने एक तरीके से अपनी फैमिली के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन दोस्तों अब ये जो यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, इसने क्लियर ये बोल दिया कि भैया अमेरिका और इजराइल कहीं दूर दूर तक भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के आसपास भी नहीं है। सीधी सीधी बात ये है कि अमेरिका और इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के आसपास भी नहीं है। अब ये जो रिपोर्ट आती है ये ज्यादा वेटेज क्यों रखती है? ये वेटेज दोस्तों इसलिए रखती है क्योंकि कुछ टाइम पहले ट्रंप ने आकर के ना एक लाइव कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि भाई ये वॉर ना अब एंड होने वाली है, हो सकता है कि कुछ हफ्ते में एंड हो जाएगी, अगर ईरान ने कोई फनी बिजनेस नहीं किया। मतलब अगर ईरान कुछ क्यूट नहीं करता है तो ये वॉर एंड हो जाएगी। ये उस चीज का भी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये रिपोर्ट आते ही ट्रंप के तोते उड़ गए, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि ईरानियन लीडरशिप जो है वो आसपास भी नहीं है कोलैप्स होने के। और ये अपने आप में सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है या फिर झूठ बोल रही है यूएसए की इंटेलिजेंस। कोई एक तो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे यूएसए की इंटेलिजेंस भी झूठ बोल सकती है और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि सबके पास ना अपने अपने रीजन है दोस्तों। पर हम उस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल इस बात में डिस्कस करेंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है इसकी क्या वेटेज है और ये क्या मायने दिखाती है। आप एक बात समझना दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट आई है, यहाँ पे रिपोर्ट कह रहे हैं कि अगर ईरानियन लीडरशिप कहीं आसपास भी नहीं है डिस्टेबलाइज होने के, तो इस वॉर को कंटिन्यू करके क्या फायदा होने वाला है अमेरिका को। और उसके ऊपर दोस्तों सिचुएशन ये बनी हुई है कि ईरान ने हॉस्टेज बना रखा है पूरे के पूरे ट्रेड रूट्स को। अब अगर ट्रेड रूट्स रुकेंगे, पूरे वर्ल्ड की जो ट्रेड है वो अफेक्ट होगी, ऑयल सप्लाईज रुकेंगी, तो भाई पूरे वर्ल्ड का जो प्रेशर है वो अमेरिका के ऊपर पड़ना और शुरू हो जाएगा। और ईरान के लिए सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप यही है। देखो ईरान के पास ना कुछ बचा नहीं है। पहली बात तो इनके लॉन्चर्स इजराइल ने ऑलरेडी अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। इनके पास ना डिफेंस कैपेबिलिटी बची है। इनके पास अगर बचा है तो क्या, इनका गुरिल्ला वॉरफेयर और आईआरजीसी के वो लोग जो वहां पे ऑन ग्राउंड लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। केवल जो सबसे बड़ी लेवरेज अब ये लेके बैठे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन दोस्तों जो स्टबर्ननेस दिखाई है और ये जो फियरलेस फाइटिंग का अग्रेशन दिखाया है ना ईरान के आईआरजीसी ने या वहां के लोगों ने, ये अमेरिका और इजराइल के लिए ना सबसे बड़ी नाक की नकेल बन गए हैं। लिटरली इन्होंने सोचा नहीं था कि इस लेवल पे इस चीज को स्ट्रेच कर देंगे, क्योंकि अब देखो वॉर ना एक ऐसे फेज में जा चुकी है कि अगर ये होगी और कंटिन्यू तो ये बहुत लंबी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत लंबी प्रॉक्सी वॉर में चलने लगेगी। मतलब अमेरिका फिर से यहाँ फंस के बैठ जाएगा। अब ये डिसाइड अमेरिका को करना है कि क्या वो दूसरा अफगानिस्तान या फिर दूसरा लीबिया या फिर दूसरा इराक चाहता है, या फिर वो चुपचाप से बस अपनी ईगो को रखेगा अपनी जेब के अंदर और सीधा वापस अपने घर पहुंच जाएगा। मुझे लगता नहीं है ट्रंप ऐसा करने वाला है या ट्रंप कुछ ऐसा कर सकता है, पर बहुत बड़े चांसेस ये हैं कि अगर ट्रंप ने ऐसा नहीं किया तो मिड टर्म तो इसका गया ही गया। और उसके अलावा जब इसकी गवर्नमेंट चली जाएगी, जब ये सत्ता में नहीं होगा, तो इसके ना ऐसे पकौड़े सेकेंगे अमेरिकन कि इसको मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा वाला। और यहीं पे दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इनकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप है, तो इसलिए ना इन्होंने ईरानियंस ने उसी के ऊपर प्रेशर देना शुरू कर दिया। मतलब ये अमेरिकन का वो प्रेशर वॉल्व है जिसे ईरान अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है। अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन्होंने भैया बिना पक्षपात के दोबारा बम्बार्डमेंट कर दिया और मल्टीपल शिप्स को हिट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों एक शिप थी, थाई शिप, जो इंडिया बाउंड थी, मतलब जो इंडिया आ रही थी। अब यहाँ पे ना इंडिया का डायरेक्ट इंटरेस्ट अलाइन होता है। कैसे? मतलब एक शिप है जो यूएई से चला है, इंडिया आ रहा है, इंडिया का कार्गो है उसके अंदर और उसे जाकर के ईरान ठोक देता है। तो भैया पहली बात तो इंडिया के अंदर से आवाजें उठने लगी कि भाई ये कैसे कर दिया तुमने। और दूसरी बात ये, भाई मैं एक चीज बता देता हूँ, आप लोग ना बिल्कुल भी जज्बाती ना हो। युद्ध का माहौल है, जो वहां पे अनगार्डेड डक्स बैठे हैं उनके ऊपर अटैक होगा, चाहे वो ईरान करे या यूएसए करे। भैया ये चीज सबसे बड़ी रियलिटी है, जितनी भी जल्दी समझ जाओगे उतना ज्यादा दुख कम होगा। सीधी सी बात ये है। अब चाहे वो शिप इंडिया बाउंड हो या फिर कहीं का भी बाउंड हो, ईरान ने मल्टीपल शिप पहले हैं, केवल एक शिप नहीं पहला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, ईरान ने कुछ टाइम पहले एक एडवाइजरी दी थी और उसमें ईरान ने बोला था कि भैया जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप निकल के जाएंगे हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे। यूएसए ने ये बोला था भैया हम गार्ड करेंगे, हम प्रोटेक्शन देंगे। अब यहाँ पे भी यूएसए पीछे हट गया। मतलब यूएसए ने पहले बोला कि जिसको जो ट्रेड करना है, जैसे करना है करो भैया। जितने भी सिविलियंस के शिप या फिर ट्रेडर्स के शिप मूव कर रहे हैं भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, उनको यूएस नेवी प्रोटेक्शन देगी। अब भैया जैसे ही अटैक होता है तब समझ आता है लोगों को भाई यूएस नेवी तो आसपास कहीं है ही नहीं, और अगर है भी तो भैया वो प्रोटेक्शन नहीं देने वाली, क्योंकि यूएसए वाले दोगले हैं। बात समझो ना एक चीज कि यूएसए वाले दोगले, ये बात तो पहले भी सबको पता थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ईरान अग्रेशन में शिप्स ठोकना शुरू कर देगा। और अब चीज समझ लो, ये अटैक्स और ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे। क्योंकि दोस्तों ईरान के पास ना बार्गेन करने के लिए कुछ बचा नहीं है और ये उनकी सबसे बड़े बार्गेनिंग चिप, और इसको वो ऐसे जाने कैसे दे आखिरकार। एक बात समझ लो, इनकी मजबूरी है ईरानियंस की। अगर ईरानियंस यहाँ पे अटैक नहीं करते हैं तो यूएसए वाले इनको कच्चा चबा जाएंगे और ईरानियंस कभी ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक खबर ये भी आई अच्छी कि भैया
डॉक्टर जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने डायरेक्टली बात करी ईरानियंस से कि भैया ऐसा है, आपने हमारा शिप ठोक दिया। खैर इस बारे में तो मुझे लगता नहीं कोई बात हुई होगी। उन्होंने बोला होगा भैया ऐसा है, आप हमें सेफ पैसेज दे दो। आपके और हमारे रिलेशन तो अच्छे रहे, और ना तो हम अमेरिकन की साइड खड़े हैं ना इसराइल की साइड खड़े हैं, अभी तो हम बीच में खड़े हैं, और आपके जो शिप है वो हमारे यहाँ पे डॉक्ड भी है। IRS डीना जो डूबा था वो तो इंटरनेशनल वाटर में डूबा था, और वो भी श्रीलंका के पास डूबा था, और श्रीलंका की गलती थी उसमें, इंडिया की कोई गलती नहीं थी। लेकिन वहीं पे इनका जो दूसरा शिप है वो तो इंडिया में अभी भी डॉक्ड है, हम तो उसको संरक्षण दे रहे हैं, सीधी सी बात है। तो भैया इनकी ये बात हुई होगी, जो भी हुई हो, और उसके बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है कि ईरानियंस जो है, जो इंडिया के लिए बाउंड शिप है, उसको वहां से पास होने देंगे, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, केवल इंडिया का एक झंडा लगाना है शिप के ऊपर, और आपका शिप जो है सेफ है। अब ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप तो है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सीन ये है कि कब तक इस तरीके की प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ईरान को ऐसे कब तक अलाउ किया जाएगा कि वो पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हॉस्टाइल बना करके रख सके। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं ना कि ईरान ये कुछ कर नहीं सकता, तो एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप ना मार्केट जाकर के देख लो, ऑलरेडी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। ऑयल फिर रफ्तार से बढ़ रहा है, ऑयल जिस रफ्तार से बढ़ा था गिरा भी था, लेकिन अब दोबारा ऑयल ने बढ़ना शुरू कर दिया, और ईरान ने धमकी दी है कि आने वाले टाइम में ऑयल की वैल्यू $200 प्रति बैरल हो जाएगी। $200 अगर प्रति बैरल होती है तो ट्रंप की नाक से नहीं, कान से नहीं, हर छेद से खून निकलेगा ट्रंप के। ये मैं तुम्हें आज गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि अमेरिकन बॉडी बैग झेल पाए या ना झेल पाए, पर मुझे इतना पता है बिना ऑयल के गाड़ी तो नहीं चला पाएंगे। और केवल दोस्तों अमेरिका और इजराइल नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज है, पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट डिपेंड करता है इस पूरे के पूरे स्ट्रेट के ऊपर कि भैया यहाँ से ऑयल निकलेगा तो पहुंचेगा। अभी ईरान की तरफ से केवल 2 लोगों को सप्लाई पहुंची है। आज इंडिया के पास एक ऑयल टैंकर आया और दूसरा चाइना के पास गया है। मतलब 2 देश हैं जिनके पास ऑयल की सप्लाई जारी है, इंडिया और चाइना। मतलब ईरान ने अपने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया और चाइना को अलाउ कर रखा है, और यहाँ पे जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक ये फ्री सप्लाई इंडिया और चाइना को भी मिल पाएगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात यह है कि अगर पूरे वर्ल्ड में सबकी सप्लाई रुकी हुई है तो भाई और लोग भी तो जलेंगे। आपकी तरक्की देख करके कोई खुश थोड़ी होता है, और खासकर जब आप इंडिया और चाइना हो तो आपकी तरक्की देख के कोई कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि जो इस तरीके की आपूर्ति आपको देखने को मिल रही है ना, ये हो सकता है थोड़े टाइम तक और इंटेंसिफाई हो, अगर इस वॉर का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला। पर दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि भैया अमेरिका करेगा क्या, क्योंकि अमेरिका यहाँ से अगर बैकफुट पे आता है और विड्रॉ कर लेता है इस पूरी वॉर से, तो भाई ईरान के सामने विड्रॉ करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चांटा खाने के बराबर है। लिटरली दोस्तों ये बिल्कुल इस तरीके से होगा कि ट्रंप को ना ईरान ने बुलाया कि भाई ट्रंप इधर आओ जरा, और खींच के एक चांटा रसीद किया उसके सीधे गाल पे, और लाल हो गया और वो चक्रगिन्नी खा के गिर गया। लिटरली इस तरीके की ह्यूमिलेशन के बराबर होगा अगर यहाँ पे इस टाइम पे यूएसए विड्रॉ कर जाता है इस वॉर से। और दोस्तों अगर ह्यूमिलेशन के अलावा बात करूं तो भाई हर वॉर को लड़ने का एक खर्चा होता है, तो क्या अमेरिकन अपनी पॉकेट से इतना पैसा डालने के लिए तैयार है कि वो इस लड़ाई को और लंबा खींच सके, मतलब जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में कर दिया था। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रेशर जो बनेगा धीरे धीरे जो माउंट होने वाला है वो यूएसए और इजराइल पे बहुत ज्यादा माउंट होने वाला है, या तो आने वाले वीकेंड्स के अंदर। मैं आपको दोस्तों आज बता रहा हूँ ये चीज, आपने ये नोट करके रख लो, आने वाले वीकेंड्स में आपको बहुत ही भीषण लड़ाई देखने को मिल सकती है। मतलब इस लेवल की लड़ाई जो आप सोच नहीं सकते, कुछ ऐसी चीजें उपयोग की जा सकती है ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो लिटरली किसी ने सोची भी ना हो इस वीकेंड में। ईरान की और यूएसए की मजबूरी है। देखो इनसे मिडिल ईस्ट परेशान हो गया, मिडिल ईस्ट इनसे कहने लगा है कि भैया डिप्लोमेसी पे आओ, बातचीत से पूरा ये किनारा करो, हटाओ इसको। और यहाँ पे इजराइल कभी तैयार नहीं होगा इस चीज के लिए, तैयार यूएसए भी नहीं होगा, क्योंकि यूएसए को पता है कि भैया उसके हाथ से ऑयल जा रहा है ईरान का। यूएसए किस लिए आता है कहीं पे? यूएसए को कहीं पे डेमोक्रेसी लानी होती है तो किस लिए लानी होती है? यूएसए को पता है ना कि वो डेमोक्रेसी लाएगा तो ऑयल चूस लेगा स्ट्रॉ डाल करके, तो यूएसए का भी नुकसान है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का बन रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज का भी अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इतना बड़ा इफेक्ट यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे पहुंचेगा भाई वहां पे ऑयल और महंगा होगा। ऑयल महंगा होने के बाद भाई उनके चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, उनकी गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी ना, तब इन सबको इनकी नानी याद आने वाली है। और मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, आने वाले वीकेंड के अंदर आपको लिटरली कुछ बहुत ही भयंकर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से और जिस लेवल पे इजराइल और यूएसए तैयारी कर रहे हैं, इट फील्स लाइक कि आने वाले टाइम में आपको ईरान के अंदर बहुत ही भयंकर बम्बार्डमेंट्स या फिर अलग लेवल का हमला देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अब ये वॉर एक एंड की तरफ जाती हुई दिख रही है? और क्या अमेरिका कभी ईरान की शर्तों को मानेगा? कमेंट्स में अपना जवाब देना दोस्तों, बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।